स्वागत है आपका शीतल जी नई परख के मंच पर। नमस्कार, हम नमस्कार। लोग शुरू से ही जब से खाड़ी युद्ध शुरू हुआ है 28 फरवरी से लगातार खाड़ी युद्ध के घटनाक्रम के साथ ही साथ चल रहे हैं और हर मुकाम पर हम कोशिश करते हैं कि समझें और भविष्य की जो संभावनाएं हैं, जो अंदेशे हैं, उनको रेखांकित करें। अब मुझे लगता है कि खाड़ी युद्ध एक ऐसे मुकाम पर आ गया है जिसमें शायद अमेरिका की तरफ से कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर एक बहुत ही धमकाने वाली अपनी तस्वीर जो एआई से जनरेटेड है, इसमें वो काला चश्मा लगाए हुए हैं और हाथ में मशीन गन लिए हुए हैं और नीचे उसमें लिखा हुआ है कि अब मैं इतनी मुलायमियत के साथ पेश नहीं आऊंगा। आई विल नो मोर ए नाइस गाई। तो ये सब जो लिखा हुआ है उसके अंदर। दूसरे, उन्होंने अपने सहायकों को आदेश दिया है कि वो जो जो होर्मुज का ओमान की खाड़ी की तरफ से जो अमेरिका ने ब्लॉकेड कर रखा है, उस ब्लॉकेड को बहुत लंबा कई महीने चलने वाले ब्लॉकेड की तरह उसका इंतजाम करें। साथ में अगर अमेरिका इस तरह का ब्लॉकेड करता है या उसे करना पड़ता है ब्लॉकेड, तो उसका अमेरिकी तेल कंपनियों पे क्या असर होगा, उस असर को कैसे कम किया जाए, इसके लिए भी उन्होंने वहां पर रणनीति बना ली है। इसका मतलब है कि वो लंबा ब्लॉकेड करने के मूड में हैं। और 1 तारीख यानी कल जब काफी लोग हमारा ये वीडियो सुन रहे होंगे, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी संसद से अपने युद्ध की इजाजत लेनी होगी। साथ में एक ये भी बात है कि ईरान झुकने के लिए कतई तैयार नहीं है। उसको ब्लॉकेट से जो भी मुश्किलें हो रही हैं, उनकी मुश्किलों की हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। उसका कहना यह है कि अमेरिकी ब्लॉकेट के खिलाफ वो एक अभूतपूर्व मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है। उसने ईरान ने भी धमकी दी है कि अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री एक्शन जो है वो अमेरिकी ब्लॉकेट के खिलाफ वो ले सकता है। जाहिर है जब ईरान को परेशानियां होंगी तो कुछ ना कुछ तो उसको भी करना पड़ेगा। ये स्थितियां बता रही हैं कि दुनिया का भविष्य इस वक्त जैसा कि हम लोग चाहते हैं उस तरीके से उज्जवल नहीं है। ये तो मैं नहीं कहूंगा अंधकारमय है लेकिन उस तरह उज्जवल नहीं है। शीतल जी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और दरअसल अमेरिकी जो कानून कायदा है उसके अनुसार इस तरह के किसी युद्ध के लिए अनुमति ली जाती है राष्ट्रपति द्वारा भी, संसद से। लेकिन वो उनको एक अधिकार भी है कि वो इसको 60 दिन तक चला सकते हैं, क्योंकि बीच में इसके खिलाफ डेमोक्रेट्स ने कई बार इस युद्ध में उनके परमिशन न लेने के मामले को प्रस्तावित किया था और उस पर सीनेट में वोटिंग हुई है 2-3 बार। लेकिन एक बार तो बहुत क्लोज थी, 213-214, यानी एक वोट से ही उनको मंजूरी वो कायम रह सकी थी। तो वो 60 दिन पूरे हो रहे हैं कल। आपकी बात सही है। एक इसमें 30 दिन का एक्सटेंशन वो कर सकते हैं प्रेसिडेंट होने के नाते, लेकिन उसकी भी मंजूरी लेनी पड़ती है। तो वो कल लेंगे, ये उनके हाथ में है। वो कल न लें तो इसके बाद जो ये लोग हैं डेमोक्रेट या तो कोर्ट जाएंगे या फिर नया प्रस्ताव लाएंगे कि उनको मंजूरी लेने के लिए वो इसमें आ जाए। इस बीच राजनीतिक दबाव ये बनाया जा रहा है कि जो उनके रिपब्लिकन सांसद हैं उनमें से कई लोग इस युद्ध के मामले में थोड़ी दूसरी राय रख रहे हैं। तो ये उम्मीद डेमोक्रेट्स या अन्य करते हैं कि वो जो एक का गैप रह गया है वो पूरा हो जाए और ये इनको प्रतिबंधित कर दिया जाए राष्ट्रपति को जी। और एक और उनके यहाँ कानून है, 25th अमेंडमेंट कहलाता है। उस कानून के तहत तो राष्ट्रपति को अयोग्य घोषित करने की बात होती है, लेकिन उसके लिए काफी मत वगैरह चाहिए। वो जो स्थिति है वो नहीं है अभी डेमोक्रेट्स के पक्ष में, तो वो वाला कानून तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। यही होगा कि या तो डेमोक्रेट्स की ओर से कोई कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी कल के बाद, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उसमें ज्यों का त्यों रहने की संभावना है। अभी ट्रंप इंतजार कर रहे हैं, वो धमकी घुड़की चाहे जो दें, एआई फोटो लगाते रहेंगे, लेकिन अभी वो बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से भी बात की है और उस बातचीत के बाद कहा है कि मैं तो मतलब वो जब भी बाहर आते हैं प्रेस में तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो शांति दूत हैं, कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात की और रूसी राष्ट्रपति ईरान के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने उनको तो वो ये सब दिखाते हैं। लेकिन दूसरी ओर वो ईरान के मामले 1.5 घंटे बातचीत हुई दोनों में, 1.5 घंटे। हाँ, 1.5 घंटे बड़ी लंबी बातचीत होती है। तो लेकिन दूसरी ओर ये भी दिखाते हैं कि मैं जो हूँ
ईरान में अपना बंदूक लेके भी घूम रहे हो। हुँ, तो ये कुल मिला जुला के बड़ी कठिन स्थिति। इस बीच ईरान ने क्या किया है, ईरान और पाकिस्तान ने एक नया रास्ता निकाल लिया है। हुँ, इसमें पाकिस्तान तरह-तरह के बेनिफिट उठा रहा है। हुँ, तो ईरान को ढेर सारी सप्लाई जो है हुँ, कज़ाकिस्तान से, चीन से और अन्य जगहों से वाया पाकिस्तान रोड से जा रही है। अच्छा। तो हाँ, ये सप्लाई लाइन उसने ज़ाहिर है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती जो पानी के जहाज़ से जिस मात्रा में चीज़ें लाई ले जाई जा सकती हैं, हुँ, उसका सड़क से नहीं, लेकिन फिर भी सड़क एक विकल्प है और हुँ, उस विकल्प से कुछ देर तक उसको लिंगर किया जा सकता है। इसकी आलोचना पश्चिमी प्रेस वगैरह में होने लगी है। भारत हुँ, में भी कुछ हमारे लोगों ने अमेरिका को चिढ़ाया है कि देखिए पाकिस्तान अपना रंग दिखा रहा है गिरगिट वाला, एक ओर आपसे कह रहा है कि हम आपके साथ हैं और बातचीत के मीडिएटर हैं, दूसरी ओर वो फैसिलिटेट ईरान को कर रहा है हुँ, और जिससे ये मामला लिंगर खींचे और आप हारें। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय राजनय में। इस बीच ओपेक से ये दुबई जो यूएई है ये अलग हो गया है। ये एक नया डेवलपमेंट है क्योंकि ये जो है यूएई इस समय इज़राइल के संपर्क में है लगातार और अमेरिका और इज़राइल के संपर्क में और उनकी ओर से इसकी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ आ रही हैं। और इसीलिए इस युद्ध में ईरान ने जो बम गोले बरसाए थे, उसका अधिकांश जो उसने बाकी जीसीसी देशों पे जो कुछ किया था, जिन सब मिला के जितना किया होगा उतना अकेले यूएई पे किया था। हुँ, और यूएई उससे बहुत परेशान है, हुँ, क्योंकि जो अमेरिकी बड़ी कंपनियां हैं, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, हुँ, उनका जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई में था, जो बहुत ज़रूरी था एआई के लेवल पे, एआई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो इस हमले में सभी प्रभावित हुए हैं और उन्होंने विकल्पों पे अपने को शिफ्ट कर लिया है। वो हांगकांग में, सिंगापुर में इधर-उधर अपना सब लेके या यूरोप चले गए हैं और दुबई से काम नहीं कर रहे हैं। बहुत थोड़ा हिस्सा वहाँ बचा है। तो इससे यूएई के लिए एक नई समस्या हो गई है। टूरिज़्म उसका घट गया है बहुत और एविएशन पे प्रभाव पड़ा है, मार्केट पे असर पड़ा है, तेल बिक नहीं रहा है। तो सब मिला-जुला के वो एक तनाव की स्थिति है यूएई के लिए अर्थव्यवस्था के लेवल पर। जो लोग वहाँ जिनके पैसे लगे हुए हैं, वो वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं पैसा दुबई की जगह यूरोप जा रहे हैं या सिंगापुर जा रहे हैं। तो उसके लिए भी यूएई ने एक वो लगा दी है कि 1 लाख वो दिरहम उनकी जो रकम है उससे ज़्यादा आप एक दिन में नहीं निकाल सकते टाइप। तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ी हैं उसे। तो ये सब नई-नई चीज़ें वहाँ घट रही हैं। दूसरी ओर निश्चित ही अब ये युद्ध चूँकि 60 दिनों से ज़्यादा हो गया है और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है 20-22% एनर्जी का कम होने से उससे जो नुकसान हो सकते हैं दुनिया को, वो सारे नुकसान हो रहे हैं। आने वाले दिनों में खाद वगैरह की समस्या भारत में और अन्य जगहों में बड़ी होने जा रही है और जो विकल्प हैं वो महंगे हो गए हैं। सबके ट्रांसपोर्टेशन, बीमा ये सब ज़्यादा लग रहा है तो सबके यहाँ दाम बढ़ रहे हैं इससे। तो ये जी, सब चीज़ें जो हैं सब मिल-जुल के अमेरिका पे एक मॉरल प्रेशर डाले हुए हैं और अमेरिका इसकी वजह से अपने दोस्तों को, जैसा कि हम लोग पहले ही बातचीत कर चुके हैं, वो अपने दोस्तों की नज़र में भी उस भूमिका में नहीं रहा जिस भूमिका में वो था। हालाँकि वो निश्चित तौर पर अभी भी एक सामरिक महाशक्ति है और आर्थिक महाशक्ति है, लेकिन जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनय में एक पोजीशन थी, उसमें तो बहुत बट्टा उसको लगा है। और ये बात अमेरिकी भी जानते हैं, जो अमेरिकी सिस्टम है, उसमें जो लोग हैं नीति निर्धारक, उनमें से बहुत सारे लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। तो ट्रंप पर भी एक दबाव डोमेस्टिक दबाव है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी वो इसके बावजूद कि वो इन दिनों हाइड्रोकार्बन महँगे दामों पर बेच के काफ़ी पैसा बना रहे हैं, हुँ, लेकिन उनके अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से जुड़े होने की वजह से दाम हर चीज़ के बढ़े हुए हैं और पर्टिकुलरली ये गैसोलीन के और इसके। तो इससे उनके यहाँ भी एक समस्या है, एक राजनीतिक समस्या है। अब चूँकि नवंबर में उनको जाना है, जो उनके यहाँ बाई इलेक्शंस होते हैं मध्य वाले, तो अच्छा होता है। उसमें सीनेट का कैरेक्टर बदल सकता है अगर वो हारते हैं तो। और फिर उनके लिए सब कुछ आगे आने वाले 2 साल जो उनके बचे हैं राष्ट्रपति शासन के, वो सब कठिनाई में पड़ जाएँगे। ये सब चीज़ें उनके सामने हैं। ईरान के सामने चुनौती ये है कि ईरान के सामने दवाइयों का, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों का और कैश का अभाव हो रहा है, वो तेल बेच नहीं पा रहे हैं और जो खरीदारियाँ उनकी हैं, वो उन तक समय से पहुँच नहीं रही हैं, तो उनके यहाँ भी कठिनाई है, इसमें कोई शक नहीं। और इस कठिनाई में निश्चित तौर पर ये ब्लॉकेज उनके लिए बहुत कठिनाई का सबब है।
तो वो ऐसी बातें जो कह रहे हैं, इसमें कुछ वो उनके आईआरजीसी वगैरह के नौजवान कुछ कर भी सकते हैं। तो इस युद्ध में फिर एक नई चीज छिड़ने की संभावनाएं भी पैदा हो रही हैं। मान लीजिए उन्होंने अमेरिकन नेवी पे हमला कर दिया मिसाइलों वगैरह से, और जवाब में ये फिर नया युद्ध शुरू हो गया, तो ये भी परिस्थिति है। इजराइल इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि इस लॉक जाम में चीज़ें बिगड़ जाएं, तो फिर वो उसकी जो इच्छा है, अभी वो अपने हिसाब से ईरान को नुकसान नहीं कर पाया है। वो चाहता है कि एक राउंड और हो जाए और अमेरिका के साथ मिलकर वो और नुकसान कर दे, या वो ऐसा नुकसान कर दे कि ये युद्ध फिर बहुत लंबा खिंचे और वो ऐसी परिस्थितियां आ जाएं जिसमें ईरान को तो नुकसान हो ही जाए बहुत बड़े लेवल पे, और उसके हिसाब से वो लड़ाई में जो लड़ाई उसके इनिशिएशन पे शुरू हुई है उसके हिसाब के नतीजे पाले। ये सारी चीजें हमारे चारों तरफ घटती हुई नजर आ रही। अच्छा, अब इसमें एक जो नई स्थिति बनी है, जिसके तरफ पिछली वीडियो में भी आपने इशारा किया था, कि रूस जो है वो खुलकर ईरान के साथ आ गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने स्पष्ट रूप से ईरान के होर्मुज पर नाकेबंदी करने के अधिकार का समर्थन किया। और जब ईरान कहता है कि हम तब तक नाकेबंदी जारी रखेंगे जब तक कि हमारे ऊपर हमले का खतरा टल नहीं जाता। डोनाल्ड ट्रंप उसको इस प्रकार का कोई आश्वासन देने से परहेज कर रहे हैं, कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले, उनका मानना है कि पहले थोड़ी बहुत उनकी बात मानी जाए, उसके बाद तो वो रियायत दे देंगे, लेकिन पहले पहले उनकी बात उस तरीके से मानी जाए। चीन के बारे में आमतौर पर चर्चा यह है कि वो जो एक पुराने 2500 साल पुराने फिलोसफर थे, जिन्होंने एक मशहूर किताब, सुन त्सू, जिन्होंने मशहूर किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वार, जिसमें उन्होंने लिखा है कि युद्ध में असली जीत तो तभी होती है जब बिना युद्ध किए ही उसे हासिल कर लिया जाए। यही युद्ध की सबसे बड़ी कला है। कल एक मेरे मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही कि सुन त्सू ने 2500 साल पहले ये किताब लिखी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 20 साल पहले एक किताब लिखी थी आर्ट ऑफ डील। तो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी जो राजनीति है वो डील मेकिंग पर आधारित है। चीन की तरह का सोफिस्टिकेशन, चीन की तरह की नफासत और वो सब गहराई, और जिस तरह वो धैर्य के साथ चीनी लोग अपना काम करते हैं, ज़्यादा शोरगुल भी नहीं करते, डींगे भी नहीं मारते, और डिप्लोमेसी के जो भाषा और नियम कानून कायदे करते वही हैं जो उनके मन में आता है, मानते किसी की नहीं है, वो चलाते अपनी ही हैं, लेकिन उनकी शैली जो है ना वो बिल्कुल अलग तरह की है। तो फिर जैसा कि आप बताया कि डोनाल्ड ट्रंप तो मेरे ख्याल से तो जो आपने वर्णन किया उससे लगता है वो काफी ट्रैप्ड से हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं, बिल्कुल है, और वो तब तक उन्हें एक तरह से उन्हें ईरान की मदद चाहिए निकलने में। अगर ईरान उनकी मदद नहीं करेगा तो ये उससे नहीं निकल नहीं पाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो इन्हें बैकडोर चैनल से ईरान को कोई आश्वासन देना चाहिए कि भाई हम तुम्हारा ये सब कर देंगे, तुम जरा मामले को इसको निपटाओ। क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखिए, उनकी समस्या ये है कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर थे। हाँ, हाँ। एक्चुअली वो वही थे, फिर बिल्डर हो गए। बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर का जो कॉम्बो होता है वो जनरली डील, आपने ठीक कहा, फ्लैट बेचने के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए जब ग्राहक को फंसाता है या किसी पार्टी को फंसाता है और उसे अपने तर्कों से माया जाल खड़ा करके उससे एडवांस ले लेता है और फिर उसे फिर किश्तों में डालता है और कुल मिला के अपना सौदा कर लेता है। ये करते करते ट्रंप को और एक बड़े बिजनेसमैन में बदलते बदलते ट्रंप को ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि वो सबसे बड़े डील मेकर है और वो सामने वाले की आंख देख के उसको कहाँ पे कमजोर करना संभव है ये जानते हैं दूसरों से ज्यादा। एक्चुअली उनकी योग्यताएं कुछ इसी तरह की हैं। वो कभी उनसे हमने ये नहीं देखा कि वो किसी साहित्यिक किस्म की उनकी भाषा में कोई ऐसी चीज आए, ये बल्कि वो गाली गलौज भी कर देते हैं। ये भी सारी दुनिया ने देखा है, लिखने पढ़ने बोलने सब में धमकाना, बुली करना, ये सब उनके कौशल में शामिल है। इसको वो कौशल समझते हैं और आज के दौर में बहुत सारे लोग जो चीज़ों को इसी दृष्टि से देखने के लिए डेवलप हुए हैं, उनको इसी तरह की भाषा और इसी तरह का व्यवहार पता नहीं क्यों वो ठीक भी लगता है। बहुत सारे लोग इसको प्रोफेशनलिज्म कुछ लोग कहते हैं, इसके लिए संज्ञाएं गढ़ ली गई हैं, इसका भी एक शास्त्र पैदा हो गया है और उनकी भी संज्ञाएं हैं और इनके सब के बारे में लोग पढ़ते लिखते हैं। तो ट्रंप वही कर रहे हैं और वही कर सकते हैं एक्चुअली वो।
लेकिन निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा कि चीन इसमें सबसे बेनिफिशियरी जो है वो चीन है। युद्ध चीन की वजह से शुरू हुआ है कि चीन के वेनेजुएला रोक दिया गया तो ईरान भी रोक दिया जाए तो चीन जो है तड़प के हाइड्रोकार्बन के लिए मर जाएगा या कमजोर हो जाएगा, और उस सूरत में अमेरिका की जो प्रभुता है वो बनी रहेगी। ये लड़ाई का उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य अगर आप देखें अमेरिकी दृष्टि से तो ये है जिसको ट्रंप बेचना चाहते हैं अपने राजनीतिक उसमें मैदान में। लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ कि पाया ये गया कि इस बड़े लक्ष्य को कथित तौर पर हासिल करने की जगह उनसे एक छोटे कलाकार ने, जो इजराइल है, उसने उनसे वो लक्ष्य हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था। वो अपने आस पड़ोस में किसी अरब या ऐसे देश को जो उसका एडवर्सरी है ताकतवर नहीं रहने देना चाहता। उसने इराक को खत्म किया, लीबिया को खत्म कराया, सीरिया को खत्म कराया, सारे अरब देशों की संयुक्त ताकत को खत्म कराया। इजिप्ट वगैरह ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान में कोई ऐसी सरकार नहीं रह पाती जो उससे कुछ प्रतिवाद कर सके, और वहां दूसरे ग्रुप्स वगैरह ही उसके लिए संकट है। तो अब बचता उसके लिए ईरान था, और ईरान को उसने जो है निशाने पे लेने के लिए बहुत प्रयास किए। पिछले राष्ट्रपतियों ने उसकी मंशा को भांप रखा था और वो अपने को इसमें, इस युद्ध में डालने से बच गए, और जहां आज ट्रंप फंसे हैं इस गति को प्राप्त नहीं हुए। ट्रंप अब इसमें फंस गए हैं, ये तो सही है, लेकिन यह है कि वो भाई अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका अभी महादेश है, अमेरिका को इस युद्ध से डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह में उसकी साख को, उसकी ये सामर्थ्य को, उसके रिश्तों को, ये जो सोशल इकोनॉमी होती है, ये जो कैपिटल होती है, ये लॉस उनको बड़े पैमाने पे हो चुका है इस युद्ध में ऑलरेडी। अब वो चाहते हैं कि कम से कम उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस में वो एक जीत का पिटारा लेके अपने समर्थकों के बीच जा सके। वो नए समर्थक तो इससे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन अभी तो उनके लिए रिस्क हो गया कि वो अपने समर्थक भी खोते जा रहे हैं। जो मागा के उनके समर्थक थे वो भी इस स्थिति से प्रसन्न नहीं है, और नतीजा ये है कि वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर मामले में वो कुछ हासिल कर ले तो कम से कम जो यहूदी लाबी है, एक तो वो उनके साथ बनी रहे, जिसकी वजह से उन्होंने ये जोखिम लिया, और दूसरे ये है कि वो डोमेस्टिक ऑडियंस में फिर ढोल बजाएं जोर से कि देखिए जो ओबामा ने नहीं किया, जो फलाने ने नहीं किया, जो पुराने राष्ट्रपतियों के नाम लेके बताएं और कहें देखो वो ट्रंप ने कर दिखाया। ये है उनके सामने फिलहाल लक्ष्य। अब ईरान भी निश्चित तौर पर, ईरान के लिए भी मुश्किल है, 60-62 दिन हो गए हैं, वो लगभग एक तरह से सीज्ड है। छोटा देश है तुलनात्मक रूप में अमेरिका से, आबादी में भी, आर्थिक मामलों में तो कोई मैच ही नहीं है, वो बेचारा बहुत पीछे है, लेकिन सामाजिक तौर पर उसने अपने समाज को बहुत सारी शिक्षित लोगों की जमात पैदा कर रखी है, साइंटिस्ट पैदा कर रखी है, जन भावना, एक उसने राष्ट्रीय भावना पैदा कर रखी है, एक धार्मिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन उसने पैदा कर रखा है। ये सब चीजें उसके पास अभी हैं, को उम्मीद की जाती थी कि ध्वस्त हो जाएंगी इस कठिनाइयों में, लेकिन अभी वो बची हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर उसमें उसके लिए चैलेंज ज्यादा कड़ा है। तो इसी बीच ये सौदेबाजी की बात चल रही है, और उसमें ये अमेरिकी कानून जो है वो अब ट्रंप का गला पकड़ने लगे हैं, और इन 30 दिनों तक इस युद्ध को चलाना एक मतलब संसद, उनकी अपनी संसद में इसके पक्ष में वोट लिए बिना, ये ट्रंप के सामने भारी चुनौती होगी। और कल इसका चूंकि आखिरी दिन है, 1 तारीख, अभी कल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके बाद जरूर डेमोक्रेट्स जो है या तो प्रस्ताव लाएंगे या कोर्ट जाएंगे, कुछ न कुछ उनकी एक्टिविटी हमारे सामने होगी, और ट्रंप की टीम जो है उससे बचने के लिए फिर रिपब्लिकन्स को और उनको बटोरने की कोशिश करती हुई मिलेगी। इधर वो इस तरह के सारी, जैसा उन्होंने पुतिन से 1.5 घंटे बात की है, वो अन्य जो भी समझते हैं कि जहां से बातचीत करने से उनको इस मामले में कुछ ऐसी सफलता की उम्मीद हो जाए जिसमें वो ईरान को झुका हुआ दिखा सकें और वैसी घोषणाएं कर सकें जैसी अभी ब्रिटेन के दौरे में उन्होंने की हैं वहाँ के राज परिवार के सामने, कि हम तो युद्ध पहले ही जीत चुके हैं टाइप। तो वो इस तरह की चीज को अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेचना चाहते हैं। पेंटागन ने, अमेरिकी युद्ध मंत्रालय ने अब आधिकारिक रूप से ये बता दिया है, और राष्ट्रपति को भी सूचना दी है उन्होंने,
कि 25 अरब डॉलर अमेरिका अभी तक युद्ध में खर्च कर चुका है, बिल्कुल, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है, बहुत ही बड़ी विशाल रकम है। जी, और पेंटागन ने भी ये बात साफ तौर पे तब बताई है, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पेंटागन को एक डाँट लगाई थी कि वो राष्ट्रपति को युद्ध के बारे में सही-सही पूरी सूचनाएँ नहीं दे रहा। अच्छा, अभी भी एक भी बार इस पूरी पूरी अवधि में तुलसी गब्बार्ड ने भी कभी भी युद्ध का खुलकर समर्थन नहीं किया। खुलकर क्या, दबे स्वर से भी समर्थन नहीं किया। समर्थन नहीं किया। जेडी वेंस ने भी समर्थन नहीं किया है। कुछ लोग तो इस्तीफा भी दे चुके हैं। तो ट्रम्प का जो प्रशासन है, उसके अंदर एक फूट पड़ी हुई है और हम लोग इस फूट की व्याख्या पहले भी पहले कर चुके हैं। अब जो यूनाइटेड अरब अमीरात ने जो ओपेक जो कार्टेल है तेल बेचने वाले देशों का, उससे अपने आप को अलग किया है, उससे भारत में एक नई बहस चल पड़ी है। वो बहस ये चल पड़ी है कि इससे भारत को बहुत फायदा होगा। अब उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को फायदा तो होगा, लेकिन वो बहुत दूरगामी किस्म का फायदा होगा, बहुत समय लगेगा उस फायदे को भारत तक पहुंचने में। लेकिन जो सरकार का समर्थन करने के लिए उतावले रहने वाले विशेषज्ञ जो हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अरे बड़ा, अब तो बड़ा भारत चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर तेल खरीदता है, भारत को ढेर सारा तेल चाहिए, तो अब ये यूएई की तरफ से, संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से खूब तेल भारत को प्राप्त होगा दनादन। और वो जो ओपेक की तरफ से जो बंदिशें लगी हुई थी तेल के उत्पादन में और तेल बेचने के ऊपर, ये सब नहीं रहेगा, तो वो तो भारत के पक्ष में बात हो गई बहुत ज्यादा। तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, इस वाले पहलू को? और जैसा आपने कहा कि लोग उतावले हैं हाँ। अपने निष्कर्षों को प्राप्त करने में। हम्म। एक्चुअली ये युद्ध जब भी सेटल होगा, हम्म। तो एक नई विश्व व्यवस्था को साथ-साथ जन्म देगा। हम्म। जो नई विश्व व्यवस्था होगी उसमें पुरानी चीज़ें ज्यों की त्यों नहीं रह जाएँगी हम्म। और हमें नहीं मालूम कि जो यूएई आज है, यूएई सचमुच में उस हालत में रह पाएगा, चूँकि इस्लामिक दुनिया में भी बहुत नीचे-नीचे बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। हम्म। और एक्चुअली तो यूएई अकेला होता जा रहा है हम्म। और अकेला होकर एक बड़ी इस्लामिक दुनिया में जिसमें ईरान की अब एक ताकत स्वीकृत हो जाएगी, हम्म। जो भी जब भी ये सुलह होगी और उस ताकत का जो भी समझौता होगा वो ईरान के पक्ष में जाएगा। तो एक ताकतवर स्वीकृत ईरान, हम्म। जिसका बगल में पाकिस्तान से बहुत अच्छा संबंध, चीन से बहुत अच्छा संबंध, रूस से बहुत अच्छा संबंध और सारे मुस्लिम देशों में उसकी असाधारण स्वीकृति, उसके सामने एक यूएई होगा जो इजराइल का दोस्त माना जाएगा पूरे हम्म। अरब वर्ल्ड में। और खुद यूएई की आबादी में यूएई के शासकों के लिए मुझे तो भविष्य में कठिनाइयां दिख रही हैं। दूसरे, जो अमेरिकी कंपनियां वहां से अब भाग गई हैं लगभग, या हम्म। भागने के लिए अल्टरनेट पे काम कर रही हैं, और पश्चिमी दूसरी कंपनियां भी, दूसरे विशेषज्ञ भी, जो बहुत सारे लोग जिन्होंने पैसा निकाल लिया है, जो विकल्पों पे काम कर रहे हैं, मुझे ये उम्मीद नहीं है कि उनकी राय में ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा परिवर्तन होगा जो यूएई में ग्रोथ, मुझे तो लग रहा है यूएई में इसके बाद, इस युद्ध के बाद भयानक आर्थिक एक वो आएगा। एक बार आया था दुबई में, हम्म। वो दूसरा उन्हें मेरा ख्याल है वो झेलना पड़ेगा। हम्म। और वैसे भी उनके इस युद्ध से पहले ही सऊदी अरब से रिश्ते खट्टे हो गए थे हम्म। और ओमान वगैरह में जहां वो मौजूद थे वहां से उन्हें विड्रॉ करना पड़ा था। हम्म। वो संदिग्ध तो हो चुके थे। हम्म। अब ये है कि और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जो नई भूमिका चीन की विकसित होकर इस सूरत में आएगी, जब भी युद्ध खत्म होगा, तो इस सब से जो ग्रोथ होने वाली है, वो ग्रोथ इंजन में चीन का विकास को सब लक्षित कर रहे हैं। और ये सब चीन के हित, और फिर चीन का ये होगा कि चीन का दोस्त कौन है। तो अगर आप चीन के दोस्त नहीं हैं, आप दोस्त उनके हैं जो खुद कठिनाई में हैं, जिनके पुराने दोस्त उनसे छूट गए हैं। तो वही है कि आप किस पलड़े में हैं और वो पलड़ा कहाँ झूल रहा है। तो मुझे तो यूएई का बहुत सुंदर भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए भी कि उनके पास कोई बहुत बड़ी सैनिक इकाई नहीं है, उनकी कोई आबादी बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ उनकी एक उपस्थिति है और उनके पास तेल है और व्यवसाय था। व्यवसाय उनका कम होगा, तेल है, ठीक है, वो भारत को बेचे, किसी को बेचे, तेल से उनको पास पैसे जाए, वो ठीक है। लेकिन ये जो डर पैदा हो गया है इस युद्ध के बाद कि दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट यूएई में आ रहा था और उसको सुरक्षित समझा जा रहा था, वो डर एक कीमत लेके जाएगा यूएई से।
अब वो क्या होगी वो हम लोग देखेंगे, अभी चूंकि तो चीजें यूएई जब भारत अगर मान लीजिए यूएई भारत को बड़े पैमाने पर तेल देने लगता है, इस नई जो कार्टेल से अलग हुआ है, ओपेक से अलग हुआ है, तो उसमें उसको जिस रास्ते से तेल भेजेगा उसमें होर्मुज नहीं पड़ेगा बीच में। नहीं नहीं, यूएई के अभी तक जो ठिकाने हैं उसमें होर्मुज पड़ता है, पड़ता है। अभी पड़ता है, लेकिन उसके भूगोल में एक इलाका है जो होर्मुज से बाहर भी है। हाँ। वो नई व्यवस्थाएं कर सकता है जिससे उसको होर्मुज का रास्ता न लेना पड़े। वो एक कॉस्ट लगेगी, लेकिन वो सब कर सकता है। वो सभी के जो भी वहां के हैं, यूएई के अलावा बाकी देश नहीं कर सकते ऐसा। ऐसा सिर्फ यूएई ही कर सकता है। तो और सऊदी अरब ने कर रखा है। सऊदी है। अरब ने तो अपना लाल सागर से भी पाइपलाइन डाल के तेल बेचने का इंतजाम कर रखा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपेक से अलग होने के कुछ लाभ भारत को हो सकते हैं, वो कब होंगे, कितने होंगे, कैसे होंगे, ये अभी देखने वाली बात है। जरूर। जी। अब सवाल यह है ना कि लाभ, अगर तेल का दाम 90 पे रहता है और युद्ध खत्म होने के बाद भी नहीं गिरता, वो तो आज ही $6 तो आज ही ब्रेंट क्रूड का आज ही दाम बढ़ा है। हाँ, वही मैंने कहा कि अगर वो दाम ज्यादा रहता है तो हमें मान लीजिए वो कुछ रियायत भी दे देता है $4-5 की, तब भी हमें जो भाव मिल रहा था उससे ज्यादा महंगा मिलेगा, तो हमें फायदा उस तरह से नहीं होगा। हमें तो फायदा तब होगा जिस भाव हमें मिल रहा था और परिस्थितियां नॉर्मल हो जाए। हमारे फायदे की चीज ये है। जी जी जी। तेल मुफ्त नहीं देगा कोई हमें, कोई नहीं, तेल तेल तो और अभी तो दुबई को चूंकि बहुत दिनों से वो भी कठिनाइयों में है, तो उसको भी ज्यादा कैश की जरूरत है। हाँ। और वो ज्यादा ये करके दिखाने की कोशिश करेगा कि उसका जो अंतर्राष्ट्रीय दुबई की ख्याति या यूएई की ख्याति इस बारे में थी कि वो एक दुनिया के व्यापार का, अफ्रीका के लिए, एशिया के लिए बहुत सुरक्षित और सभ्य, रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। हाँ, व्यवस्थित अड्डा था। हमारे भारतीय भी तमाम व्यापारी सब वहीं दुकान खोल के बैठे हुए हैं, वहीं से कारोबार करते हैं, और वहाँ शॉपिंग की जन्नत थी। कानून कायदे जो है फेवरेबल थे। लेकिन ऐसे वक्त में जब ये डर हमेशा रहेगा कि ईरान से इसके रिश्ते अच्छे नहीं है और ईरान इस इलाके की पावर है, प्रूवन पावर है, तो जो बैंकिंग सेक्टर के लोग, फाइनेंशियल सेक्टर के लोग और इस तरह की रिपोर्ट्स बनाने वाले जो लोग हैं, जब भी वो अब इन यूएई के बारे में एक पैराग्राफ बनाएंगे और उसमें ये वाला कॉलम डालेंगे कि भविष्य में संभावनाएं, तो उसमें जरूर लिखेंगे कि एक खतरा है, ईरान से लड़ाई के की स्थिति में ये सब चीज चोक हो सकती है, ईरान इसमें ये नुकसान कर सकता है, ये सब लाइनें लिखेंगे। ये लाइनें उसके लिए भारी पड़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। जो परिस्थिति है उसकी हम लोगों ने बहुत ही कहते हैं डिस्पैशनेट, बिना बिना कोई पक्ष लिए हुए और बिना पूरे अपने होशो हवास में रहते हुए हम लोगों ने उसकी उसकी चर्चा की। और जाहिर है कि इस तरह की चर्चाएं दोनों सिरों पर खुली होती हैं और हम लोग उन क्षणों का इंतजार करते हैं चर्चा करते समय जब शायद हम लोग कोई अंतिम बात कह पाएं या कोई अंतिम मुकाम हम लोगों को दिखाई पड़े। वो अभी बहुत दूर लग रहा है। देखिए क्या होता है, जल्दी ही हम लोगों के सामने कुछ और नई परिस्थिति बनेगी तो हम लोग फिर मिलते हैं इसी विषय पर। धन्यवाद।